हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। रामपुर में राज, उसकी बीवी पायल और उसकी माँ राधा तीनों साथ में रहते थे। पायल और राज राधा के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन राज ऑफिस के लिए निकल जाता है। राधा को बहुत भूख लगती है। वो पायल को आवाज लगाकर बोलती है, पायल बेटा, कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई, मुझे दवाई लेनी है। खाना भी मैं ही बना कर दूंगी, आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, दिमाग खराब कर दिया है, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा, मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ हाँ, खाना खाने को बोल दो तो भर भर कर खाओगी, लेकिन थोड़े से काम करने बोल दो तो हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर पायल खुद के लिए मैगी बनाकर अपने कमरे में ले जाती है और मैगी खाते खाते फोन चलाने लगती है। राधा भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को राज नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। राधा भूखी प्यासी सोई रहती है, उससे कोई भी पूछने नहीं आता। दूसरे दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है। राधा राज के पास जाती है और बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है और मेरी शुगर की दवाई खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दोगे? माँ, तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं परेशान हो चुका हूँ रोज रोज के खर्चों से। खैर, आपकी दवाई लाकर दे दूंगा मैं, लेकिन शाम को ऑफिस से लौटते समय। और सुनो माँ, प्लीज तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, पायल को परेशान मत करना, वह बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा, मैं कहाँ परेशान करती हूँ बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नियत और सीरत में अच्छे से जानता हूँ। तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो, बस। राज अपनी माँ को बुरा भला कहकर ऑफिस चला जाता है। शाम को घर लौटता है। पायल टीवी पर सीरियल देखते देखते फोन चला रही थी। राधा सोफे पर चुपचाप बैठी राज का रास्ता देख रही होती है। राज जैसे ही अंदर आता है, राधा उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा, पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ हाँ, पी लो राज, पी लो, तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसीलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं, आपकी हरकतें कितनी चालबाज है। आप घर में फूड करवाना चाहती हो, ऐसा कुछ नहीं है बहू। राज बेटा, तू समझा बहू को कुछ, ये क्या कुछ बोल रही है? क्या समझाऊं, सही तो बोल रही है। कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूंगा मैं तुम्हें। मैं कहती हूँ इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, जान खा रखी है इस बुढ़िया ने। सुबह ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तुम्हें तो इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और ना तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो। राज की बातें सुनकर राधा रोते रोते बोलती है, बेटा, तुम मुझे मेरे घर से निकालना चाहते हो। ये घर मैंने मेरी मेहनत से बनाया और यादों से सजाया है। मेरी जान बसती है इस घर में, मुझे मत निकाल बेटा। तो हम इस घर को छोड़ देंगे, बस यही चाहती हो ना आप? नहीं, तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी सुबह होते, तू यहीं रह। पायल और राज राधा की बात सुनकर खुशी खुशी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। राधा रात भर रोती रहती है। दूसरे दिन सुबह राज राधा को उसके कमरे से बुलाता है। चल माँ, तुझे छोड़कर आता हूँ वृद्धाश्रम। नहीं बेटा, तू कहाँ परेशान होगा, मैं खुद ही चली जाऊंगी। राधा खुद ही शहर के वृद्धाश्रम में रहने चली जाती है। थोड़ा समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद राज अपने दोस्त विजय को लंच पे बुलाता है। उसका दोस्त बोलता है, अरे यार, कितने सालों बाद मिले हैं।
हाँ यार, बहुत टाइम हो गया। आज भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। पर भाभी जी, एक बात बोलूंगा, आंटी जैसी दाल मखनी कोई नहीं बना सकता। वह तो वर्ल्ड की बेस्ट शेफ है। क्यों है ना राज? हाँ यार। वैसे यार राज, आंटी हैं कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। यार, मैं और पायल उनसे परेशान हो गए थे। परेशान कर दिया था उन्होंने। दिन भर यार, खाना दवाई और कुछ नहीं। कितनी महंगी दवाइयां आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है। हाँ सही बोल रहा है तू, पर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाई समझकर मंगवाता था ना, वह तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता। तू क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। वही तो प्रॉब्लम है, तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया। उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था, और ये तेरी जिंदगी जो है ना, ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तुम 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला था ना हॉस्पिटल में, बेटा परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है, उसी माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वह चाहती तो उसी वक्त अपनी फिक्र करके तुझ जैसी औलाद को मरने छोड़ देती, पर उन्होंने तुझे बचाया और तू है देवी समान अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। मैं उस इंसान के घर का खाना भी नहीं खाऊंगा। छी, उतना भी गिरा हुआ नहीं हूं मैं। विजय वहां से चला जाता है। विजय की बातें सुनकर राज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी राज की डोरबेल बजती है। सामने पायल की माँ विमला रोते रोते पायल को गले लगाती है और बोलती है, बेटा तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि तूने अपनी सास को घर से निकाल दिया, उन्होंने भी तेरी बूढ़ी माँ को निकाल दिया। तेरे कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। जा अपनी सास को वापस ले आ। हाँ माँ, मैं और राज कल ही सास को वापस ले आएंगे, आप अंदर आ जाइए। पायल और राज राधा को लेने वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। राधा की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस राज को ही याद करती रहती है। डॉक्टर राज को देखते ही बोलते हैं, कैसे बेटे हैं आप? इतनी तकलीफ में यहाँ छोड़ गए और आप अपने ही जीवन में व्यस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर की आवाज से राधा की नींद खुल जाती है। पायल और राज को वहाँ खड़ा देखकर बोलती है, आ गए मेरे बेटे बहू। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा सबसे अच्छा है और बहू भी। आप उन्हें ऐसे मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है। बार बार मैं ही बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा आपने, आपकी गलती को अपनी गलती बता रही है। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माँ का साया तक नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर राज रोते रोते माँ को गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। हाँ माँ जी, मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। राज और पायल राधा को वापस अपने घर ले जाते हैं और उसका बहुत ध्यान रखते हैं और उससे बहुत प्यार से बर्ताव करते हैं। तीनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। राज और पायल रोज सुबह राधा को योगा करवाते हैं, टाइम से खाना खिलाते हैं, उसके साथ बैठकर समय स्पेंड करते हैं, टीवी देखते हैं और उसकी हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। ममता पानी का भरा गिलास उठाती है और बिस्तर पर सो रही निशा के चेहरे पर दे मारती है। ना स्पीटी, कितनी देर तक घोड़े बेचकर सोती रहती है। मैं कितने देर से अपनी चाय का इंतजार कर रही हूँ। माफ करना माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं दवाई खाकर सो गई थी। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाग्यवान, कम से कम कुछ दिन तो अपनी बच्ची के साथ प्यार से बिता लो। अगले हफ्ते वो घर से विदा होकर चली जाएगी। अरे विदा होकर चली जाएगी तो क्या करूं? इसे अपने सर पर बैठा लो। दुनिया भर की बेटियां जाती हैं विदा होकर अपने ससुराल। बचपन से लेकर निशा की शादी के दिन तक भी निशा की माँ ने उसके साथ कभी कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि निशा की विदाई के समय भी उसकी माँ ने उसे एक बार भी अपने गले से नहीं लगाया। कम से कम आज तो अपना हाथ मेरे सर पर रख दो माँ। आज तक मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही हूँ। आज तो मैं विदा होकर हमेशा के लिए ये आंगन छोड़कर चली जाऊंगी। कम से कम एक बार तो तुम मुझे अपने गले से लगा लो। सबके सामने ये झूठा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी हो गई है ना तेरी, अब पीछा छोड़ हमारा और जा यहाँ से।
निशा की आंखों में मां के प्यार की तड़प देखकर भी ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निशा को आशीर्वाद देने के लिए भी उसके सर पर अपना हाथ नहीं रखती। निशा के पिता उसे आशीर्वाद देते हैं और वह विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन बहू, आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना लो और कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। जी माँ जी। निशा ने शादी से पहले हमेशा लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया था, इसलिए उसे गैस पर अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता था। इसी वजह से खाना बनाते हुए सूजी का हलवा थोड़ा जल गया। हे भगवान, ये मेरी पहली ही रसोई में मुझसे यह कैसी गड़बड़ हो गई। माँ जी को पता चला कि मैंने अपनी पहली ही रसोई में हलवा जला दिया है तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। निशा पहले से ही डरी हुई होती है कि तभी उसकी सास भी किचन में आ जाती है। अरे बहू, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? वो माँ जी, वो मुझसे हलवा थोड़ा सा जल गया, लेकिन मैंने जानबूझकर हलवा नहीं जलाया। माँ जी, वो मैंने पहले कभी गैस पर खाना नहीं बनाया तो इसलिए ऐसा हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, प्लीज आप मुझ पर यह गरम हलवा मत फेंकना माँ जी। ये कहते हुए निशा बहुत घबरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना स्पीटी, तुझे दाल बनाने को बोला था ना, पूरी की पूरी दाल जला दी, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया तूने। यह ले चक, अब तू इस जली हुई दाल का स्वाद। दाल जलने की वजह से निशा की मां ने उसके हाथों पर गर्मा गर्म दाल फेंक दी थी, जिससे निशा का हाथ बुरी तरह से जल गया था। आज जब ससुराल में उसके हाथों से हलवा जल गया तो उसे अपनी जिंदगी का वही दिन याद आ गया और वह अचानक बहुत ज्यादा घबरा गई। शांत हो जा बहू, क्या हो गया? हलवा ही तो है, जल गया तो क्या हुआ, दोबारा बन जाएगा। अच्छा चल, आज मैं तुझे गैस पर खाना बनाना सिखाती हूँ। आज तू अपनी सास के हाथ का हलवा खाना। अपनी सास का इतना कोमल व्यवहार देखकर निशा की आंखें भर आती हैं। उसकी सास उसे गैस पर हलवा बनाना सिखाती है और उसे अपने हाथों से वह हलवा खिलाती है। जल्दी बता, हलवा कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है माँ जी, मुझे सूजी और बेसन का ये हलवा बहुत पसंद है। ऐसे ही समय बीतता गया। तभी एक दिन खाना बनाते हुए निशा के हाथ से कांच का बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। उस दिन हलवा जलने पर तो माँ जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तो माँ जी का फेवरेट कांच का बोल था। इसके लिए तो माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे बहू, ये इतनी तेज आवाज कैसी थी, क्या हो गया? माँ जी, वो गलती से मुझसे आपका फेवरेट कांच का बाउल गिर कर टूट गया। मैं सच कह रही हूँ माँ जी, मैंने जानबूझकर उसे नहीं तोड़ा। अरे तो बहू, तुझे किसने कहा कि तूने इसे जानबूझकर तोड़ा? काम करते हुए कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसमें इस तरह घबराने वाली क्या बात है? और ऐसे बाउल तो मेरे पास और भी रखे हैं, दूसरा निकाल लेंगे मैं शांता को कहकर। यह कांच साफ करवा देती हूँ, कहीं तेरे पैर में यह कांच ना लग जाए। शांता, जरा यहाँ आकर यह कांच साफ कर दे तो। अपनी सास के मन में अपने लिए इतनी चिंता देखकर निशा की आंखें भर आती हैं। ना स्पीटी, जब देखो तब चीजों का सत्यानाश करने पर तुली रहती है। अभी पिछले महीने ही यह कांच के गिलास खरीदे थे, जानबूझकर तूने यह गिलास तोड़ा है ना। मेरे कांच के गिलास का पूरा सेट खराब कर दिया तूने। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। जब तक तुझे इस झाड़ू से मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक तो तेरी अकल ठिकाने आने ही नहीं वाली। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर ये कांच का गिलास नहीं तोड़ा। मुझे मत मारो माँ। ममता कांच का गिलास टूटने पर उसे झाड़ू से बहुत मारती है, साथ ही टूटे हुए कांच के टुकड़े उसके हाथों में चुभाने लगती है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मत करो माँ। अब आ रहा है ना मजा? वो दिन याद करके निशा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। निशा बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारे पैर में कांच तो नहीं चुभ गया ना? नहीं माँ जी, बस कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी कुछ दिनों बाद कपड़े धोते वक्त पानी के वजह से बाथरूम में निशा का पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। मना किया था ना तुझे कपड़े धोने से, मेरी एक भी बात नहीं सुनती है तू। कल काम वाली आकर अपने आप कपड़े धो लेती, अब लगवा ली ना चोट पैरों में। हे भगवान, कैसे सूज गया है तेरा पैर। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं माँ जी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। गर्म पानी से सिकाई करूंगी तो थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाऊंगी। चुप कर तू, इतनी सूजन में भी डॉक्टर को बुलाने से मना कर रही है। तुझे भले ही अपनी कोई चिंता ना हो, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता है। शारदा डॉक्टर को फोन करके निशा को दवाई दिलवाती है और अपने हाथों से निशा के पैर की मालिश करती है। आप ये क्या कर रही है माँ जी? क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही है? प्लीज
आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाए। आप मेरी सासू माँ हैं। मुझे तो आपके पैर दबाकर आपकी सेवा करनी चाहिए और उल्टा यहाँ पर आप मेरी सेवा कर रही हैं। तो क्या हो गया पगली? अगर तेरी जगह मेरी बेटी के पैर में चोट लगी होती तो क्या मैं उसके पैर की मालिश नहीं करती? मेरे लिए तू बिल्कुल मेरी बेटी जैसी ही है, इसलिए मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे और चुपचाप दवाई लेकर आराम से सो जा। अपनी सास शारदा की यह बातें सुनकर निशा की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ बेटा? पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं माँ जी। तो फिर इस तरह तेरी आंखें क्यों भर आईं? कुछ नहीं माँ जी, वो बस कुछ याद आ गया। मेरा हाथ बहुत जोर से जल गई। अरे क्यों सुबह सुबह चिल्लाकर मेरे सर में दर्द कर रही है? माँ, यहाँ पानी पर मेरा पैर फिसल गया, हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। चुपचाप उठकर ये सारे कपड़े धो। अगर 1 घंटे में तूने ये सारे कपड़े धोकर नहीं सुखाए ना, तो मैं तुझे बताऊंगी कि हाथ में दर्द कैसे होता है। इसी हाथ से मार मार कर तेरे हाथ तोड़ दूंगी। अरे बेटा चुप हो जा। अगर तू इस तरह रोएगी तो तुझे देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी आपकी आंखों में आंसू आए। खुद से इतना ज्यादा प्यार करने वाली सास को मैं कभी रोने नहीं दूंगी। मेरी बच्ची, अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती हूँ, उससे तुझे जल्दी आराम मिलेगा। शारदा काजू बादाम डालकर निशा के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाती है और जब तक निशा का पैर ठीक नहीं हो जाता वह हर रोज उसकी मालिश करती है और उसे हल्दी का दूध बनाकर पिलाती है। समय बीतता गया। बहू, आज सोमवार है तो मैं भोले बाबा के मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। और हाँ, आते हुए तेरी जुकाम की दवाई भी लेते आऊंगी। ठीक है माँ जी। शारदा मंदिर चली जाती है। तभी निशा किचन में खाना बनाने लगती है। जब तक माँ जी मंदिर से लौटे तब तक मैं उनके लिए उनके फेवरेट कढ़ी चावल बना लेती हूँ। खाएंगे तो बिल्कुल खुश हो जाएंगी। निशा खड़ी चावल बनाकर खड़ी का पतीला गैस से नीचे उतारती ही है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और निशा का सारा ध्यान किचन से हटकर फोन पर चला जाता है। जल्दबाजी में उसके दिमाग से गैस बंद करने की बात निकल ही जाती है। वह हॉल में फोन उठाने जाती है, तब तक रसोई में लगे पर्दे से वो आग पूरी किचन में फैल जाती है। लेकिन निशा को जुकाम होने की वजह से उसे बिल्कुल भी जलने की खुशबू नहीं आती और वह अपने कमरे में जाकर आराम से लेट जाती है। कुछ देर बाद वो आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। पूरे घर में फैले धुएं से जब निशा को खांसी उठने लगती है तब वह देखती है कि घर के चारों तरफ आग की लपटें उठ रही है। वह घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इतनी देर में शारदा भी मंदिर से लौट आती है, लेकिन उसका घर आग से झुलस रहा था और पड़ोस के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे यह क्या हो गया? मेरे घर में आग कैसे लग गई? मेरी बहू कहाँ है? तुम्हारी बहू अभी तक बाहर नहीं आई। अब तो फायर ब्रिगेड वाले ही तुम्हारी बहू को आकर बचाएंगे। नहीं, मैं फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं कर सकती। शारदा के पड़ोसी उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन शारदा अपनी बहू को बचाने के लिए अकेले ही आग से झुलस हुए अपने घर में चली जाती है। तभी फायर ब्रिगेड वाले भी वहां आकर आग को बुझा देते हैं और उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। माँ जी, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मेरे खातिर आपने अपनी जान जोखिम में डाल ली। मेरी सौतेली माँ ने तो कभी मुझे एक माँ का प्यार भी नहीं दिया, लेकिन आपने मेरी सास होकर भी हमेशा मुझे माँ से बढ़कर प्यार किया। इतना कहकर निशा अपने सास के गले से लग जाती है। निशा को भले ही प्यार करने वाली माँ ना सही, पर माँ से ज्यादा चाहने वाली सास जरूर मिल जाती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।